नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन ने बुलाई अपने लिए आफत। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सैनिकों से कहा कि युद्ध की करो तैयारी और हाई अलर्ट पर रहो, जिसके बाद भारत भी है मुस्तैद और केवल है इशारे का इंतजार, जिसके बाद आर पार का ऐलान होते ही नेस्त नाबूद हो जाएगा पड़ोसी चीन। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमेरिका ने ताइवान को दिया ये अचूक हथियार, जिसके बाद तिलमिला उठा चीन। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में भी हो रहा है चीन का जबरदस्त विरोध। 2 द्वीपों को कब्जा लिया है चीन ने पाकिस्तान में, जिसके बाद विपक्ष ने इमरान खान को दे दी है चेतावनी और भारत से लड़ने से पहले चीन को और पाकिस्तान को पाकिस्तान से लड़ना पड़ सकता है। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको विदेश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने सैनिकों से कहा, युद्ध की तैयारी करो, हाई अलर्ट पर रहो। जी हां दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सैनिकों से युद्ध की तैयारी करने को कहा है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जिनपिंग ने एक मिलिट्री बेस के दौरे पर सैनिकों से कहा, अपना पूरा दिमाग और ऊर्जा युद्ध की तैयारी पर केंद्रित करो। चीन की शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के मुताबिक जिनपिंग मंगलवार को चीन के गुआंगडोंग के एक मिलिट्री बेस के दौरे पर थे, जब उन्होंने सैनिकों को युद्ध की तैयारी पर फोकस करने को कहा। जिनपिंग ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट की स्थिति में रहने को भी कहा। जिनपिंग पीपल्स लिबरेशन आर्मी मैरिन कॉर्प्स का निरीक्षण करने पहुंचे थे। चीन के राष्ट्रपति ने सैनिकों से वफादार, बिल्कुल शुद्ध और पूरी तरह भरोसेमंद रहने की अपील भी की। चीन के राज्य गुआंगडोंग में भी शी जिनपिंग के पहुंचने का मुख्य मकसद शेनझेन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की 40वीं वर्षगांठ के मौके पर उनके भाषण का कार्यक्रम था। बता दें कि भारत, अमेरिका और ताइवान के साथ इस वक्त चीन के संबंध बेहद तनावपूर्ण हैं। सोमवार को ही अमेरिका ने ऐलान किया था कि वह ताइवान को 3 एडवांस वेपन सिस्टम मुहैया कराने जा रहा है। इस फैसले से चीन भड़क गया था, क्योंकि वह ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि अमेरिका को ताइवान को किसी भी तरह का हथियार बेचने का सौदा तुरंत रद्द करना चाहिए। करते हैं अगली खबर की तरफ। अमेरिका ने ताइवान को दिया ये अचूक हथियार, तिलमिला उठा चीन। जी हां दोस्तों, चीन को अपने पड़ोसी देशों के साथ पंगा लेना अब महंगा पड़ता जा रहा है। भारत के अलावा वह सीधे ताइवान से टकराने की हिमाकत कर रहा है, जिसका जवाब देने के लिए अमेरिका ने भी कमर कस ली है। ताइवान की सेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका ने उसे बड़े पैमाने पर आधुनिक हथियार देना शुरू कर दिया है। 3 परिष्कृत हथियार प्रणालियों की बिक्री की घोषणा करने के एक दिन बाद ट्रंप प्रशासन ने ताइवान के लिए कांग्रेस को 2 और उन्नत आयुध की 2 अनुमोदित बिक्री की सूचना दी। व्यापार को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा है। वुहान कोरोना वायरस महामारी, हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और सिंजियांग में मानव अधिकारों के हनन को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। रॉयटर्स ने 8 स्रोतों का हवाला देते हुए कहा कि विदेश मामलों की सीनेट समिति और प्रतिनिधि मामलों की समिति की विदेश समिति ने ताइवान को 2 उन्नत हथियार प्रणालियों की बिक्री के लिए राज्य विभाग के अनुमोदन को अनौपचारिक रूप से अधिसूचित किया था। कथित तौर पर इस सौदे के दूसरे 2 भाग में उन्नत जनरल एटॉमिक्स MQ-9 ड्रोन और शोर माउंटेड हार्पून मिसाइल प्रणाली शामिल हैं। हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम, स्टैंड ऑफ लैंड अटैक मिसाइल, एक्सपेंडेड रिस्पांस और बाहरी सेंसर पॉइंट्स को लेकर ट्रंप प्रशासन ने पहले ही ताइवान को देने की घोषणा की थी। हथियारों के पैकेज की कुल लागत $5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। ट्रंप प्रशासन ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम हथियार नियंत्रण समझौते पर लगाम लगाने के बाद दुनिया भर में ड्रोन की बिक्री बढ़ाने की योजना को आगे बढ़ाया। राइटर के सूत्रों में से एक ने कहा कि बिक्री में ताइवान के समुद्र तट की रक्षा के लिए लगभग 100 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें शामिल होंगी, जिनका निर्माण बोइंग द्वारा किया जाता है और लगभग $2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत आती है। यह सौदा ऐसे समय में हुआ है जब चीन ने ताइवान पर अपने आक्रामक सैन्य दबाव को पीपुल्स लिबरेशन आर्मी केयर फोर्स द्वारा लगभग 16 अगस्त से ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। 2 द्वीपों पर कब्जे को लेकर पाक में चीन का विरोध, विपक्ष ने इमरान खान को दी चेतावनी। जी हां, गलियारे के नाम पर विकास का सपना दिखाने वाले चीन की बदनीयती अब पड़ोसी देश को भी समझ आने लगी है। 2 द्वीपों को सौंपे जाने का मुद्दा अब गर्मा गया है। इमरान सरकार सीधे निशाने पर आ गई है। जनता में व्यापक विरोध के बीच विरोधी दलों और कई संगठनों ने ऐलान किया है वे किसी भी कीमत पर दोनों द्वीपों को बेचने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के लिए इमरान सरकार ने दक्षिण कराची स्थित 2 द्वीपों को ड्रैगन को सौंपने का फैसला किया है। सामरिक दृष्टि से ये द्वीप महत्वपूर्ण हैं और सिंध प्रांत के लंबे समुद्र तट पर फैले हुए हैं।
पाक राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इसके लिए बकायदा पाकिस्तान आइलैंड विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिए गए विधेयक पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। विधेयक के पारित होते ही सिंध और बलूचिस्तान में राजनीतिक भूचाल आ गया है। सिंध प्रांत में सत्तासीन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इसे अवैध रूप से कब्जा करना बताया है। जियो सिंधी थिंकर्स फोरम ने कहा, हम अपनी जमीन को बेचने नहीं देंगे। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को पाक सरकार और सेना के समर्थन के बावजूद गुलाम कश्मीर और बलूचिस्तान की जनता में व्यापक विरोध है। उनका मानना है कि ये सीधे तौर पर चीन का कब्जा है, लेकिन पाक सरकार इस मसले पर हो रहे विरोध को सख्ती से कुचलना चाहती है। मई माह में ऐसे ही कुछ संगठनों पर पाबंदी लगा दी गई है। बलूचिस्तान की नेशनल पार्टी ने इसके खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाने का ऐलान किया है। विरोधी नेताओं का आरोप है कि कब्जा कराने के लिए लाया गया यह विधेयक चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षा को ही पूरा करेगा। इससे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होने वाला। यहाँ पर चीन की गतिविधियां पर्यावरण का संकट भी उत्पन्न करेंगी। इस क्षेत्र में चीन के बड़े इरादे हैं और यह विधेयक उसकी योजना का एक हिस्सा भर है। पाकिस्तान के ही कुछ विशेषज्ञों ने सवाल खड़ा किया है कि इन दोनों ही द्वीपों पर विकास की कोई गुंजाइश नहीं है, तो चीन इनको आर्थिक विकास के नाम पर क्यों लेना चाहता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत के इन दो देशों से बढ़ी नजदीकी, पाकिस्तान और चीन के उड़े होश। जी हां दोस्तों, भारत की शक्ति हर दिन बढ़ रही है। उसकी बढ़ती ताकत देखकर पाकिस्तान और चीन बुरी तरह घबराए हुए हैं। पाकिस्तान को लगता था कि मुस्लिम देशों की ताकत से वो हिंदुस्तान को डरा लेगा, लेकिन इजराइल और यूएई की दोस्ती से भारत यूएई के और करीब आ गया है। पाकिस्तान इस बात से परेशान है, जिस देश के कर्जे से वो अपना देश चलाता था, वो देश अब भारत का पक्का दोस्त बन गया है। इजराइल यूएई की गहराती दोस्ती और भारत के साथ इन दोनों के अच्छे संबंधों ने पाकिस्तान के दिल में कुलबुलाहट पैदा कर दी है। उधर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का क्वाड वैसे ही चीन की गले की फांस बना हुआ है। चीन और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि भारत की शक्ति हर दिन बढ़ती कैसे जा रही है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी। 15 सितंबर को इजराइल और यूएई की दोस्ती पाकिस्तान की आंखों में चुभ गई थी। अब इजराइल के राजदूत रॉन मल्का ने पाकिस्तान के जले में नमक छिड़क दिया है। इजरायली राजदूत रॉन ने भारत, इजराइल और यूएई के बीच त्रिपक्षीय संबंधों की बात कह दी है। ये बात इमरान को त्रिशूल की तरह चुभ रही है। रॉन ने भारत, इजराइल और यूएई को साथ आने की अपील की है। दरअसल भारत और इजराइल कितने अच्छे दोस्त हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत और इजराइल के बीच रक्षा और तकनीक संबंधी सौदे भी होते हैं। दूसरी ओर यूएई के साथ भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। ऐसे में इजराइल, यूएई और भारत साथ आ गए तो ये पाकिस्तान के लिए एक खतरे की घंटी होगी। अरब देशों में यूएई को सुपर पावर की तरह देखा जाता है। हाल फिलहाल के दिनों में उसके भारत से संबंध भी बेहतर हुए हैं। संबंधों की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 370 के मसले पर पाकिस्तान के सवालों पर यूएई ने उसे भारत का आंतरिक मसला बताया था। सिर्फ यही नहीं, भारत के खिलाफ पाकिस्तानी बयानबाजी को देखते हुए यूएई ने उससे अपना $1 अरब का कर्ज वापस मांग लिया था। उस वक्त भी पाकिस्तान बेहतर समझ गया था कि ये भारत यूएई के संबंधों का नतीजा है। मुस्लिम देशों के बीच पाकिस्तान की पहचान एक न्यूक्लियर शक्ति वाले देश के तौर पर है। ऐसे में उसका ओहदा उनके बीच भले ही कम ना हो, लेकिन इजराइल, यूएई और भारत के बीच दोस्ती पाकिस्तान के भविष्य के लिए ठीक नहीं और यूएई की दोस्ती से मुस्लिम देशों में भारत और इजराइल की छवि भी बदलेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 22 अक्टूबर को कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, नवरात्रि के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के सब लोग दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने जा सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री 22 अक्टूबर को पूजा करेंगे। फिलहाल ये तय होना बाकी है कि पीएम स्वयं कोलकाता जाते हैं या कोरोना के चलते वर्चुअल पूजा कार्यक्रम में शामिल होते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की जनता के बीच सीधी पैठ बनाने के इरादे से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 19 अक्टूबर को सिलीगुड़ी में दुर्गा पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। इससे पहले 17 अक्टूबर को गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में जाने वाले थे, लेकिन अहमदाबाद प्रवास के चलते उनका बंगाल दौरा रद्द हो गया है। अब उनकी जगह जेपी नड्डा ने जाने का फैसला किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि के दौरान 9 दिन का व्रत रखते हैं। 17 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो रही है। पश्चिम बंगाल में नवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, या ये कहें कि बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन सबसे बड़े पैमाने पर होता है। दुर्गा पूजा में बीजेपी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। बीजेपी पूजा पंडाल के जरिए सीधे जनता से रूबरू होती है और पंडाल के बीच पैठ बनाने का सबसे बड़ा हथियार दुर्गा पूजा को मान रही है। यही कारण है कि बीजेपी की राज्य इकाई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तिब्बत और शिनजियांग ही नहीं बल्कि कई टुकड़ों में टूट सकता है चीन। जी हां दोस्तों,
चीन हमेशा से कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और ड्रैगन से दोस्ती बढ़ाने के लिए पाकिस्तान ने अक्साई चीन से सटा गिलगिट बाल्टिस्तान का एक हिस्सा चीन को दे दिया। अक्साई चीन भारत का वो हिस्सा है जिस पर विस्तारवादी चीन ने 1950 के दशक में कब्जा कर लिया और 1962 की जंग के बाद उस पर पकड़ और मजबूत कर ली। साल 1950-51 के बीच तिब्बत पर कब्जा करने के बाद ड्रैगन लगातार कश्मीर को अस्थिर करने की साजिश कर रहा है, लेकिन चाहे वो तिब्बत हो या शिनजियांग या फिर इनर मंगोलिया, चीन ताकत के बल पर इन इलाकों में विद्रोह की आवाज दबा तो देता है, लेकिन ये आवाज बढ़ी तो चीन के कई टुकड़े हो सकते हैं और इनमें सबसे ताकतवर आवाज होगी तिब्बत की। 29-30 अगस्त 2020 यही वो दिन था जब लद्दाख के चुशुल सेक्टर में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की मदद से भारतीय सेना ने अहम चोटियों को अपने कब्जे में ले लिया। पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर सामरिक दृष्टिकोण से अहम ब्लैक टॉप जैसी पहाड़ियों पर अपने पैर जमा लिए। चीन को बैकफुट पर धकेलने वाले इस ऑपरेशन में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कंपनी लीडर और तिब्बती सैनिक नीमा तेंजिन की जान चली गई। वहीं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिसे देखते ही ड्रैगन आर्मी अपना रास्ता बदल लेती है, जिसमें शामिल होने वाले तिब्बती युवा का एक ही मकसद होता है, चीन से बदला, ड्रैगन से तिब्बत की आज़ादी। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत ने लद्दाख में जारी विवाद के लिए चीन के नए बहाने को कर दिया खारिज, गिनाए ये 3 कारण। जी हां दोस्तों, भारत ने चीन के उस दावे को खारिज कर दिया है कि जिसमें ड्रैगन ने कहा कि 3488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बुनियादी ढांचों को अपग्रेड करने के कारण दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारत ने कहा है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पहले से ही वहां मौजूद है और सीमा के उस पार सड़कों और संचार नेटवर्क का निर्माण जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा सोमवार को उद्घाटन आवाजाही और सैन्य रसद पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरा, चीन ने कभी भी चल रही सैन्य कूटनीतिक वार्ता में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के मुद्दे को नहीं उठाया है। तीसरा, एलएसी के करीब सड़क, पुल, ऑप्टिकल फाइबर, सोलर हीटेड हट्स और मिसाइल तैनात के बारे में पीएलए का क्या कहना है। उन्होंने कहा कि भारत केवल एलएसी के किनारे पर ही कोई निर्माण कर रहा है और इसके लिए हमें चीनी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। सैन्य कमांडरों के अनुसार पीएलए ने गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में सुरक्षित संचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर खींचा है। पैंगोंग त्सो के उत्तरी तट पर आगे के सैनिकों के लिए सौर गर्म कंटेनरों को पहुंचाने के लिए भारी लिफ्ट क्रेन का इस्तेमाल किया है और एक अस्पताल भी बनाया है। हालांकि चीन पर नजर रखने वालों के अनुसार पीएलए लद्दाख में भारतीय बुनियादी ढांचे के अपग्रेड करने की खबर से इसलिए चिंतित है क्योंकि यह पाकिस्तान के लिए अरबों डॉलर के पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीईसी के लिए एक सैन्य खतरा पैदा कर सकता है, जो कि खुंजेर दर्रा और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। यह समझा जाता है कि चीन ने सीपीईसी को लेकर अपने सभी मौसम सहयोगी के पाकिस्तान को अपनी चिंताओं से अवगत कराया है, क्योंकि भारत ने बीजिंग की पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र और पीओके का शोषण करने पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है। भारतीय सेना की बढ़ी हुई क्षमता और एलएसी पर भी बड़ी क्षमता भी पीएलए को पूर्वी लद्दाख में 1959 के कार्टोग्राफिक क्लेम लाइन के अनुसरण से रोकती है। तथ्य यह है कि 1976 में तत्कालीन कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाले चीन अध्ययन समूह ने लद्दाख एलएसी पर भारतीय सेना के लिए 65 गश्त बिंदुओं को परिभाषित किया था। चूंकि ये गश्त बिंदु एलएसी की भारतीय धारणा के भीतर थे, इसलिए जबरदस्त तरीके से सीमा के अपग्रेड के माध्यम से पीएलए ने इन सीमाओं को भारतीय सीमा के रूप में बदलने की कोशिश की। यह पूर्व विदेश सचिव श्याम सरन द्वारा यूपीए शासन को इंगित किया गया था, जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों को सीएसजी द्वारा परिभाषित कम से कम सीमा तक गश्त करनी चाहिए। वर्षों से चीन ने न केवल सीमा पर भारत पर दबाव डाला है, बल्कि अपनी गुट निरपेक्ष स्थिति बनाए रखने के लिए और संयुक्त राज्य अमेरिका के करीब न जाने के लिए पर्याप्त रूप से निंदा भी कर रहा है। बीजिंग अपनी ओर से मानता है कि यह एक अलग लीग से संबंधित है और उसने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने से रोक दिया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। देश की सियासत में बड़ा बदलाव कराएंगे राज्यसभा चुनाव, भाजपा की बड़ी जीत तय, सिमट जाएगी सपा बसपा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के चुनाव राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य में बड़े बदलाव का कारण बनने जा रहे हैं। ये भाजपा की संख्या में जबरदस्त इजाफा करेंगे, जबकि सपा बसपा और कांग्रेस को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। कोई बड़ा उलटफेर ना हुआ तो विधानसभा का दलीय आंकड़ा देखते हुए इस चुनाव में भाजपा की झोली में 10 में से 9 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। वहीं सपा को सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ सकता है। बसपा और कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। चुनाव प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू होगी और चुनाव 9 नवंबर को होंगे। जिस 10 सीटों के सदस्यों का 6 वर्ष का कार्यकाल 25 नवंबर को पूरा होने जा रहा है, उनमें सपा के पास 4, बसपा के पास 2, कांग्रेस के पास 1 और भाजपा के पास 3 सीटें हैं। सपा के 4 सदस्यों में जावेद अली खां,
प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव और रवि प्रकाश वर्मा शामिल हैं। बसपा के राजाराम और वीर सिंह तथा कांग्रेस के पीएल पुनिया का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है। भाजपा के 3 सदस्यों में नीरज शेखर, अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी शामिल हैं। इनमें भाजपा के तीनों सदस्यों की वापसी के साथ सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल का राज्यसभा में पहुंचना तय है। सपा ने प्रोफेसर रामगोपाल को उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। घटती रही सपा की सीटें वर्ष 2014 के चुनाव में इन 10 सीटों पर सपा के 6 सदस्य जीते थे। इनमें जावेद अली खां, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डॉक्टर चंद्रपाल सिंह यादव व रवि प्रकाश वर्मा के अलावा मोहम्मद आजम खां की पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और पूर्व पीएम चंद्रशेखर के पुत्र नीरज शेखर शामिल थे। पर 2019 में लोकसभा सदस्य चुने जाने के बाद आजम के त्यागपत्र से रिक्त विधानसभा की रामपुर सीट के उपचुनाव में तजीन ने सपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह भाजपा ने राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को राज्यसभा भेजा था। बदले राजनीतिक समीकरण में नीरज शेखर ने सपा छोड़ने के साथ राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी थी। अब वे भाजपा से राज्यसभा सदस्य हैं। इस प्रकार सपा के 4 ही सदस्य बचे। हरदीप पुरी को भाजपा ने मनोहर पर्रिकर के स्थान पर यूपी से राज्यसभा में भेजा था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन से तनाव के बीच 28 अक्टूबर को लद्दाख जाएगी संसदीय समिति, अग्रिम चौकियों का लेगी जायजा। जी हां दोस्तों, चीन से तनाव के बीच एक संसदीय समिति 2 दिवसीय लद्दाख दौरे पर जाएगी। इस दौरान समिति सीएजी रिपोर्ट के तहत भी जायजा लेगी, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे सैनिकों के मौसमी कपड़े, स्नो गॉगल्स की कमी का जिक्र किया था। इसके साथ ही समिति जवानों के आवास, राशन और अग्रिम चौकियों का भी जायजा लेगी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इससे संबंधित अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा कि कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में पब्लिक अकाउंट कमेटी के सदस्य 28-29 अक्टूबर को लेह की यात्रा कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसदीय समिति के दौरे की अनुमति दे दी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी ने पिछले महीने लोकसभा स्पीकर को एक पत्र लिखकर लद्दाख क्षेत्र का दौरा करने, वहां तैनात जवानों के साथ बातचीत करने और उनके कामकाज की स्थितियों और आवश्यकताओं को समझने के लिए यात्रा की अनुमति मांगी थी। यह समिति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की उस रिपोर्ट का भी अध्ययन कर रही है, जिसमें हाई एल्टीट्यूड पर काम कर रहे जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और अन्य आवश्यकताओं का जिक्र किया गया था। इससे संबंधित अधिकारियों ने कहा कि पीएसी ने 6 सितंबर को एक बैठक के दौरान सीडीएस जनरल बिपिन रावत के साथ जवानों के राशन और कपड़ों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा की थी। इस बैठक के दौरान ही पीएससी अध्यक्ष ने लद्दाख दौरे की बात कही थी, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा था। पीएससी अपनी यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए 23 अक्टूबर को ओम बिरला से फिर मुलाकात कर सकती है। बता दें कि फरवरी में संसद में पेश की गई एक रिपोर्ट में कैग ने सियाचिन और लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्रों में तैनात जवानों के मौसमी कपड़े, उपकरण और राशन की कमी की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बांग्लादेश से रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा अमेरिका, भारत से मांगी पड़ोसी के बारे में सलाह। जी हां दोस्तों, अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बाइगन भारत की यात्रा के बाद आज से बांग्लादेश के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। बाइगन सोमवार को भारत की यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। भारत के साथ ही अमेरिका की अब कोशिश बांग्लादेश के साथ रिश्ते फिर से मजबूत करने की है। प्रशांत क्षेत्र में इसके जरिए अमेरिका की मंशा चीन की हर चाल को नाकाम करने की है। एस जयशंकर से भी अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने दोनों देशों के संबंधों की चर्चा की। कहा जा रहा है कि उन्होंने भारत के पड़ोसी के बारे में भारत से राय जानने की कोशिश की। बाइगन ने भारत के विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला से बातचीत करके क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग को मजबूत करने के तरीकों पर ध्यान देते समेत पड़ोसी मुल्कों का रुख जानना चाहा। कोविड-19 के दौर में चीन बांग्लादेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में बांग्लादेश में बढ़ रही चीन की नजदीकी के बीच बाइगन बांग्लादेश की राजधानी ढाका जा रहे हैं। ढाका में अमेरिकी दूतावास ने इस संबंध में एक बयान जारी कर उप विदेश मंत्री के बांग्लादेश के दौरे के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि आज वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से मीटिंग भी करेंगे। दरअसल भारत दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने अमेरिका को बांग्लादेश के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। इससे पहले पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी और हिलेरी क्लिंटन ने भी बांग्लादेश के दौरे की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि किसी वजह से वो दौरा संभव नहीं हो पाया। अमेरिका को भारत की तरफ से ये बताया गया है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन बांग्लादेश में निवेश बढ़ा रहा है। बांग्लादेश अपनी रक्षा जरूरतों का 80% हिस्सा उससे खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिका की यात्रा और अहम हो जाती है। भारत ने भी बांग्लादेश को भी इस क्षेत्र में सहयोग के लिए मदद की पेशकश। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
चीन ने सीमा पर तैनात किए 60,000 सैनिक, भारत भी जवाब देने को तैयार। जी हां दोस्तों, चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पूर्वी लद्दाख में 5 महीने से जारी तनातनी के बीच चीन जहां लगातार बॉर्डर पर अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, वहीं किसी भी हालात से निपटने के लिए भारतीय फौज भी तैयार खड़ी है। भारत ने अपने उत्तरी सीमा पर फौजियों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा मजबूत जाल बिछाया है कि इस बार चीन की हर चाल उल्टी पड़ने वाली है। उधर हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। अमेरिका ने कहा कि लगता है चीन बातचीत से अपना रवैया नहीं बदलने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चीन से जंग के बिना बात नहीं बनेगी। भारत और चीन के सीमाई इलाकों में इस वक्त कड़ाके की ठंड है। ऊपर से सैटेलाइट इमेज बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात और मुश्किल होने वाले हैं। उसने जहां बॉर्डर पर 60,000 सैनिक से ज्यादा फौजियों को तैनात कर रखा है, वहीं हर हफ्ते 10 दिनों में फौजियों को बदल भी रहा है। बॉर्डर के इलाके में वो फौजियों के लिए अस्थायी गर्म तंबूनामा मकान भी बनाने में जुटा है, जिसे देखकर साफ पता लगता है कि चीन का इरादा फिलहाल पीछे हटने का तो कतई नहीं है। ऐसे में आने वाले वक्त में बेहद सावधान रहने की जरूरत है।